हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 6, 7, 8, 9 और 13 फरवरी को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इन डेट में अगर एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाराबती किला स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका बाराबती का किला है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे 13वीं शताब्दी में जो है ये गंगा वंश के द्वारा जो है वो बनाया गया था। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा असम का त्यौहार या फिर नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका बिहू त्यौहार या फिर बिहू नृत्य है ना, ये असम का त्यौहार या फिर नृत्य है। तो बिहू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जो जनसंख्या घनत्व था ना वो सबसे कम रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य रहा था। अरुणाचल प्रदेश के जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा था। वहीं अगर बात कर ले भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये सबसे ज़्यादा किसका रहा था, तो ये आपका दिल्ली का रहा था। ओवरऑल में अगर पूछा जाए ना तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। और पार्टिकुलरली अगर कोई राज्य पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा था, तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच टेम्पल इज नन एज बिग टेम्पल, यानी किस मंदिर को जो है बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, जिसे राजा राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है, ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 1003 से लेकर 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। और बृहदेश्वर मंदिर को जो है ये आपका बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली बार जनगणना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था ना वो आपका वर्ष 1872 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है ये शुरू किया गया था। वहीं अगर नियमित दशकीय जनगणना की बात कर ले तो देखिए, नियमित दशकीय जनगणना की जो शुरुआत है ना ये आपका 1881 में हुआ था। और उस समय भारत के जो वायसराय थे ना वो आपके लॉर्ड रिपन थे। तो आप बताना कि दशकीय जनगणना के बारे में पूछा गया था तो 1881 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर प्रथम जनगणना पूछा गया था तो 1872 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जनगणना ये जो है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, तो देखिए जनगणना जो है ना ये 10 वर्षों के अंतराल पर जो है ये किया जाता है। और बात कर ले जो आपका ये आपका लेटेस्ट जो जनगणना हुआ था ये आपका 2011 में हुआ था, जो कि 15वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरोजा वैद्यनाथन का संबंध ये जो किस नृत्य शैली से है। तो देखिए, सरोजा वैद्यनाथन का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सरोजा वैद्यनाथन के बारे में तो इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा 2002 में जो है पद्मश्री और 2013 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सती प्रथा का अंत ये जो है किसके समय किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 4 दिसंबर 1829 को जो है लॉर्ड विलियम बेंटी की अगुवाई और राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से जो है सती प्रथा पर भारत में जो ये पूरी तरह से जो वो रोक लग गया था।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के मिशन निदेशक के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए अटल इनोवेशन मिशन AIM के मिशन के निदेशक के रूप में जो है ये डॉक्टर चिंतन वैष्णव को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक लैगून झील नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक चिल्का झील, एक आपका डल झील दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका चिल्का झील है ये तो आपका एक लैगून झील है, लेकिन ये जो आपका डल झील है ना ये लैगून झील नहीं है। तो डल झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किसके बीच हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच जो है 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। तो अहमद शाह अब्दाली आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कि मराठा और किसके मध्य हुआ था। तो ये आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अशोक लीलैंड ने अगस्त 2022 में कौन सा डबल डेकर बस जो है वो लॉन्च किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच ने जो है भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का जो है इसका अनावरण किया है। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो है मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का जो है वो शुभारंभ किया था। तो शुभारंभ में अगर पूछा जाए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मुंबई में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। और यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा डबल डेकर बस लॉन्च किया गया था। तो ये आपका स्विच EIV 22 जो है डबल डेकर बस लॉन्च किया गया था। तो स्विच EIV 22 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि NIPC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NIPC का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2022 ISSF विश्व कप में जो है भारत की रैंक पूछी गई। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा ये जो आपका इजिप्ट के काहिरा में जो आपका आयोजित किया गया था ISSF विश्व कप 2022, इसमें जो है भारत ने पदक तालिका में जो है पहला स्थान हासिल किया था। भारत ने जो है ISSF विश्व कप 2022 में जो है टोटल आपके 7 पदक जीते थे, जिसमें जो है 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य के साथ जो है भारत ने पहला स्थान जो वो हासिल किया था। तो पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकतक पावर स्टेशन ये जो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका लोकतक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो आपके N बीरेन्द्र सिंह है। तो N बीरेन्द्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सरकार की जो है राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी बच्चे को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्रोम के बारे में पूछा गया था कि क्रोम जो है ये क्या है। तो देखिए क्रोम जो है ना एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जाति धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 15 में आपका बताया गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर जो है कोई विभेद नहीं करेगा। तो ये जो आपका अनुच्छेद 15 में बताया गया था। तो अनुच्छेद 15 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि गंग वंश ये जो है किस राज्य में था। तो देखिए ये जो आपका गंग वंश था ना ये कर्नाटक का एक विख्यात राजवंश था। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अरावली और सतपुड़ा के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। और ये जो आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए अरावली और सतपुड़ा के बीच जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि महाबलीपुरम मंदिर ये जो है किस शैली में बना था। तो देखिए ये जो आपका महाबलीपुरम मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ शैली में बना था। तो द्रविड़ शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कोविड-19 के दौरान किस IIT ने जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईआईटी मद्रास की छात्राओं ने जो है बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आईआईएम कोविड गेम नाम से जो है एक मोबाइल और पीसी गेम जो है वो विकसित किया था। तो आईआईटी मद्रास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक थे ना, ये दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में किस जगह पर जो है स्पष्ट शीत ऋतु नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका छोटा नागपुर, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदान दिया गया था। तो देखिए भारत में प्रायद्वीपीय भागों में जो है शीत ऋतु जो होता है ना वो स्पष्ट नहीं होता है। तो प्रायद्वीपीय भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, ये जो है किस घटना का जिम्मेदार है? तो देखिए सुई जो है पानी की सतह पर किस लिए तैरता है? तो ये पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण तैरता है। तो पृष्ठीय तनाव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2002 में भारतीय संविधान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हो गए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और बाद में 2002 में जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और आपका जो है कर्तव्य जोड़ा गया था। इस प्रकार भारतीय संविधान में जो है 2002 में आपके जो है 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो हो गए थे। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महमूद गवान ये जो है किस साम्राज्य का वजीर था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महमूद गवान का जो जन्म है ना ये आपका 1411 वर्ष में हुआ था और उसका जो पूरा नाम था ना वो ख्वाजा महमूद गिलानी था। और महमूद जो गवान था ना ये बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री यानी वजीर था। तो बहमनी साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महमूद गवान को मलिक उत तुज्जर की जो उपाधि है ना वो किसने दी थी? तो देखिए महमूद गवान को जो मलिक उत तुज्जर यानी व्यापारियों का जो मुखिया का उपाधि है ना ये हुमायूं शाह के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गणगौर त्यौहार ये जो है किस मौसम में मनाया जाता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको गणगौर त्यौहार के बारे में बता दूं कि गणगौर जो त्यौहार है ना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार में जो है भगवान शिव और माता पार्वती की जो है वो पूजा की जाती है। वहीं अगर बात कर ले कि ये जो है किस दिन मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन जो है ये गणगौर पर्व के रूप में मनाया जाता है। और ये जो गणगौर त्यौहार है ना ये आपका 16 से 18 दिन तक जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौसम की बात कर ले तो गणगौर त्यौहार जो है ना ये आपका वसंत यानी स्प्रिंग मौसम में जो है ये त्यौहार आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका वसंत दिया गया था, तो वसंत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कार्ले की गुफाएं ये जो है भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो आपके कार्ला केव्स है ना ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा, जो अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए भी जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि बराबर की जो गुफाएं हैं ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं ना ये भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुचिपुड़ी नृत्य ये जो है किस भगवान को समर्पित है? तो बात कर ले कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में तो ये आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान कृष्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए ठोस से गैस में जो परिवर्तन होता है ना उसे जो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, उस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन प्रक्रिया कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि इसके रिवर्स प्रोसेस की बात कर ले तो देखिए इसके रिवर्स प्रोसेस का जो आपको निक्षेप कहा जाता है यानी डिपोजिशन कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाउ इज द क्रूड लिटरेसी रेट कैलकुलेटेड यानी अपरिष्कृत साक्षरता दर ये जो है कैसे निकाली जाती है? तो देखिए क्रूड लिटरेसी रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है ना यानी अपरिष्कृत साक्षरता दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका साक्षर व्यक्तियों की संख्या के साथ जो है
कुल जनसंख्या को डिवाइड करके और 100 से जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रभावी साक्षरता दर का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो 7 वर्ष और उसके अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या को 7 वर्षों और उसके अधिक आयु की जनसंख्या से अगर आप डिवाइड करते हैं और 100 से जो आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये प्रभावी साक्षरता दर का जो है फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है किस कैटेगरी में जो है ये मेडल जीती थी। तो देखिए लवलीना बोर्गोहेन की बात कर ले तो ये जो है बॉक्सिंग में भारत की लवलीना बोर्गोहेन ने 69 किग्रा वेल्टरवेट कैटेगरी में जो है ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो 69 kg आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज द वासराय एट द टाइम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी व्यवगत के सिद्धांत के समय वासराय कौन था। तो देखिए ये जो आपका राज्य हड़प नीति लागू किया गया था ना, उस समय जो भारत का वासराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर होगा। और व्यापकत के सिद्धांत की भी जो नीति है ना, ये भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में कब हुआ था। तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना है ना, ये देहरादून में 1 अक्टूबर 1932 को हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1932 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये जो है कहाँ है, तो ये आपके पुणे के खड़गवासला में स्थित है। भारतीय नौसेना अकादमी ये कहाँ है, तो केरल के एझीमाला में स्थित है। वायुसेना अकादमी ये जो आपका डिंडुगुल हैदराबाद में स्थित है। अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ये जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई ए हाउस होल्ड टर्म डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस, यानी आरबीआई के अनुसार माइक्रो फाइनेंस की एक घरेलू शब्द जो है ये क्या परिभाषित करता है। तो देखिए आरबीआई के अनुसार जो है ये आपका माइक्रो फाइनेंस में जो आपका हाउस होल्ड टर्म होता है ना, ये जो आपका इंडिविजुअल फैमिली यूनिट को जो है वो परिभाषित करता है, जिसमें आपके हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन आ जाते हैं। यानी जो आपका एक व्यक्तिगत परिवार का इकाई होता है जिसमें आपके पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे। ये जो आपका आरबीआई के अकॉर्डिंग माइक्रो फाइनेंस का एक हाउस होल्ड टर्म का जो ये परिभाषित करता है। तो इंडिविजुअल फैमिली आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो इंडिविजुअल फैमिली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ईमेल का पहला भाग जो है वो क्या कहलाता है। तो देखिए ईमेल का जो पहला भाग है ना, वो आपका यूजर नेम कहलाता है। और वही लास्ट पार्ट की बात कर ले तो ये जो आपका डोमेन कहलाता है। तो यूजर नेम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में आईपी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए कंप्यूटर में जो आईपी का फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका फुगड़ी नृत्य है ना, ये आपका गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान जो है ये फुगड़ी नृत्य किया जाता है। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉर्नबिल त्यौहार ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल त्यौहार है ना, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में 1 दिसंबर दिया गया था, तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1301 में रणथंभौर का शासक ये जो कौन था। तो देखिए 1301 में बात कर ले तो ये रणथंभौर का जो शासक था ना, ये राजा हमीर सिंह चौहान था। तो राजा हमीर सिंह चौहान आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा हमीर सिंह चौहान ने 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक यानी 19 वर्षों तक जो है ये आपका रणथंभौर किला पर जो है ये शासन किया था। बात कर ले ये जो आपका रणथंभौर का जो किला ये किस राज्य में है। तो ये आपका राजस्थान का सबसे प्रमुख किलों में से एक है, जिसका निर्माण की बात कर ले तो ये आपका राजा जयंत सिंह के द्वारा 5वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु इज द चैंपियन ऑफ उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 इन वुमेन्स कैटेगरी, यानी महिला वर्ग में उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का जो चैंपियन है ना, ये कौन बनी है।
तो देखिए उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग में जो चैंपियन है ना, ये उन्नति हुड्डा बनी है। और उन्नति हुड्डा ने किसको हराया था? तो देखिए भारत की खिलाड़ी अस्मित तोस्नीवाल को हराकर जो है ये स्वर्ण पदक अपने नाम की थी। तो उन्नति हुड्डा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं मेंस सिंगल में, यानी उड़ीसा ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल में जो है इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बना था? तो देखिए इसकी बात कर ले तो ये किरण जॉर्ज बना था। और किरण जॉर्ज ने जो है ये प्रियांशु रजावत को हराकर जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि आपके जो उन्नति हुड्डा से पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि उन्नति हुड्डा जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और उस समय एक्स्ट्रा फैक्ट्स में मैंने आपको जो है ये आपको जो है क्वेश्चन भी करवाया था। तो जो भी अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं तो आप जो है पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से जो आपके लगातार जो है वो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये जो है किस वायसराय के शासनकाल में जो है ये आया था? तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर तो ये आपका लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है वो पारित किया गया था। तो लॉर्ड लीटन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस अधिनियम के द्वारा जो है प्रेस की आज़ादी को सीमित कर दिया गया था। और ये जो आपका अधिनियम था ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आपका 14 मार्च 1878 को जो है ये पारित किया गया था। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम को जो है निरस्त किसने किया था? तो देखिए अगर निरस्त की बात कर ले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो निरस्त है ना, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि www का आविष्कार जो है ये कब किया गया था? तो देखिए www का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसका जो आविष्कार है ये 12 मार्च 1989 में हुआ था। और किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए इसे जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। तो 12 मार्च 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर इन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जो है ऑक्सीजन का कितना अणु होता है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CO होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के एक अणु में जो है आपके एक कार्बन और एक ऑक्सीजन परमाणु के जो है वो आपके परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का पूछा गया था तो ऑक्सीजन में एक आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कार्बन का भी पूछ ले तो कार्बन का जो है आपका एक अणु होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर NPK, यानी रासायनिक उर्वरक NPK में जो है N का मतलब पूछा गया था। तो देखिए आपका रासायनिक उर्वरक में NPK का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम होता है। तो N का मतलब पूछा गया था। तो N में जो आपका नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में P का पूछ ले तो P का आपका फॉस्फोरस होता है और P का पोटेशियम भी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है आपको टिक करना होगा। सॉरी यहाँ पर P का तो मतलब फॉस्फोरस हो जाएगा, क्योंकि P का जो सिंबल होता है वो P ही होता है। लेकिन पोटेशियम का जो सिंबल होता है ना वो K होता है। तो K में अगर पूछा जाए ना तो पोटेशियम आपको लगाना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM के अध्यक्ष जो है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके विवेक देबराय हैं। तो विवेक देबराय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है व्यक्ति की गरिमा और संतुलन बनाए रखने की जो है वो व्याख्या करता है? तो देखिए प्रस्तावना में बंधुत्व का जो तात्पर्य होता है ना, वो देश के लोगों के बीच भाईचारे की भावना से है। और भारत अपार विविधता का एक देश है, इसलिए भाईचारे की भावना सभी नागरिकों को गरिमा और देश की एकता और अखंडता का आश्वासन जो है ये आपका बंधुत्व देता है। तो बंधुत्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कांचीपुरम के जो मंदिर है ना वो किस शैली के बने हुए हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कैलाशनाथ मंदिर है ना, ये आपका कांचीपुरम में स्थित एक हिंदू मंदिर है। और इस मंदिर को जो है 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कांचीपुरम के जो मंदिर है ना, ये आपके द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। तो द्रविड़ शैली आपका यहाँ पे करेक्ट